दोस्तों नमस्कार। मैं हूं गगन सिंह लखनाटिया। और दोस्तों मैं हूं गगन सिंह लखनाटिया, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं बिजनेसमैनों को फाइनेंशियल एडवाइस देता हूं। इसके साथ साथ एनालाइज की मेरी स्पेशलाइजेशन है। आज किस विषय पे बात कर रहे हो? देखो, लास्ट टाइम पे मैंने बात की थी एलआईसी की पीपीएफ पॉलिसी और नॉर्मल पीपीएफ पॉलिसी में। उसके बाद मुझे 5-6 फ़ोन आए हैं। कोई ईपीएफ बोल रहा है, कोई पीपीएफ बोल रहा है, कोई जीपीएफ बोल रहा है। मुझे लग रहा है कि ईपीएफ, पीपीएफ और जीपीएफ में लोगों को कन्फ्यूज़न है। आज के वीडियो में हम इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। ईपीएफ, जीपीएफ और पीपीएफ में क्या फ़र्क है। दैट्स ग्रेट। लगता है आप सभी को फाइनेंशियल टर्म्स में एक्सपर्ट बना दोगे। देखो, मेरी कोशिश ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये समझा पाऊँ कि ईपीएफ, जीपीएफ और पीपीएफ में क्या अंतर है, या बाकी फाइनेंशियल टर्म्स में क्या अर्थ हैं। अगर मान लो 100 लोग भी मेरा वीडियो देखने के बाद ये समझ आते हैं जीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ में क्या अंतर है, तो मेरी ये आज जो मेहनत कर रहा हूँ वो सफल है। चलो ठीक है, समझाइए इन तीनों में क्या अंतर है। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रोविडेंट फंड क्या है या पीएफ क्या है। ईपीएफ, जीपीएफ और पीपीएफ के अंतर को बाद में समझेंगे। ध्यान रहे, जीपीएफ सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के रिटायरमेंट्स के समय लमसम अमाउंट या पेंशन बेनिफिट देने के लिए जीपीएफ होता है। वैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एनपीएस है, लमसम अमाउंट ही देते हैं जीपीएफ का, पेंशन में नहीं होता। कम से कम 1 साल सर्विस होनी चाहिए जीपीएफ में एंटर करने के लिए। इसको भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस है, उसके अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर हैंडल करते हैं। वही इसका इंटरेस्ट निकालते हैं, वही इसको अमाउंट लेने के रिस्पॉन्सिबल, और आपको मेच्योरिटी के समय अमाउंट देने के रिस्पॉन्सिबल भी वही हैं। कम से कम आपकी जो सैलरी है, मंथली सैलरी है प्लस डीए, उसका 6% हर महीने कटेगा ही कटेगा। और मैक्सिमम आप जितना मर्जी कटवा सकते हैं, आप पूरी सैलरी भी कटवा सकते हैं, लेकिन कम से कम 6% ऑफ द सैलरी प्लस बेसिक प्लस डीए कटेगा। एटीसी की छूट इस पर मिलती है। कितने तक मिलेगी? 1.5 लाख रुपए तक टोटल मिला के। एलआईसी, एनपीएस और जीपीएफ रिटर्न्स टैक्स फ्री होती हैं इसकी। और गवर्नमेंट इस पर अच्छा इंटरेस्ट रेट दे रही है। आज की डेट में 7.1% है। नॉर्मल स्कीम्स में सबसे इंटरेस्ट रेट पीएफ का ही होता है या सुकन्या का ही होता है। आज की डेट में पीएफ, जीपीएफ का इंटरेस्ट रेट कितना है? 7.1%। नॉमिनेशन फैसिलिटी इसमें है। ध्यान रहे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसकी डेथ हो जाती है तो उसका पैसा किसको मिलना है, ये जब अकाउंट खुलता है तभी नॉमिनी डिटेल कर दिया जाता है। 4 नॉमिनी तक हो सकते हैं। मान लो घर में आपके 4 डिपेंडेंट हैं, और अगर आपको लगता है कि कल कोई इशू हो सकता है, आप 4 लोग ही नॉमिनी रख सकते हैं और शेयर डिसाइड करके जा सकते हैं किसको कितना शेयर मिलना चाहिए। अगर आप शेयर डिसाइड नहीं करते हैं तो आपको 25% मिलेगा। अदरवाइज चारों नॉमिनीज का शेयर आप डिसाइड करके जा सकते हैं। आप कभी भी एडवांस ले सकते हैं, इंटरेस्ट फ्री। तो एडवांस कितना हो सकता है? जो आपकी फंड बन रही है जीपीएफ में, उसका 75%, या आपकी जो मंथली सैलरी है उसको 12 से गुना कर दें, यानी 1 साल की सैलरी। दोनों में से जो कम होगा वो आपको एडवांस मिल जाता है। इसमें इंटरेस्ट रेट नहीं लगता। और जब आप जॉब छोड़ते हैं ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। तो ये है जीपीएफ। मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, जीपीएफ सिर्फ सरकारी जो एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, उनका ही होता है। बाकी किसी का जीपीएफ अकाउंट नहीं होता। दोस्तों अभी बात करते हैं ईपीएफ की। सबसे ज़्यादा चर्चा होती है ईपीएफ की। कौन ले सकता है ईपीएफ? ईपीएफ मीन्स एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। नाम से ही पता है, एम्प्लॉयज़। लेकिन कौन से एम्प्लॉयज़? प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़, कॉर्पोरेट के एम्प्लॉयज़। इसको मैनेज करता है ईपीएफओ, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट की एक संस्था है। वही आपके फंड को मैनेज करती है, वही आपके फंड को कहीं जहाँ कहीं उनको इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट करती है। इक्विटी में करती है, फंड में करती, बॉन्ड फंड में करती है, उसके बाद इंफ्रा फंड में करती है। लेकिन वही सब कुछ करने के रिस्पॉन्सिबल हैं, और वही आपको रिटर्न देने के रिस्पॉन्सिबल भी हैं। वो फर्म्स जिनके एम्प्लॉय 20 हैं या उससे ज़्यादा हैं, उनको कंपल्सरी ईपीएफ अकाउंट खोलना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ का। लेकिन किन एम्प्लॉयज़ का होगा? जिन एम्प्लॉयज़ की एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, ध्यान रहे, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, बाद में सैलरी कितनी भी हो सकती है, 15,000 रुपये बेसिक प्लस डीए हो सकती है।
उनका ही खुलेगा, या उससे कम हो, उससे ज़्यादा होगी तो ईपीएफ अकाउंट नहीं खुलेगा। कितना कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉय का? एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी होती है प्लस डी होता है, उसका 12% ईपीएफ में इन्वेस्ट होता है। चाहे एम्प्लॉय तो कितना भी कर सकता है, लेकिन कम से कम इतना तो होता ही होता है, 12%। मैंने जब जीपीएफ की बात की थी, तो जीपीएफ में गवर्नमेंट आपकी कुछ नहीं देती, सिर्फ आपका ही फंड वहाँ पे जमा हो रहा है। ईपीएफ में जो एम्प्लॉयर होता है वो भी अब कंट्रीब्यूशन करता है, वो भी 12% का ही कंट्रीब्यूशन करता है। 12% में से 3.67% ईपीएफ में जमा होता है, और बाकी बचा हुआ 8.33% एक और फंड है, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम फंड, उसमें इन्वेस्ट होता है। एम्प्लॉय 12% से एक्स्ट्रा प्रीमियम जमा करता है, तो एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि ज़्यादा करे, एम्प्लॉयर सिर्फ 12% ही देगा। एटीसी की छूट इसमें मिलती है। और ध्यान रहे, इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है सिर्फ कॉर्पोरेट के जो एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं, उनका जो प्रोविडेंट फंड है उसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है आज की डेट में मार्केट में, जिनमें गारंटी है, जो सेफ इन्वेस्टमेंट है। आज की डेट में इसका इंटरेस्ट रेट है 8.1%। अभी एक बात और, जीपीएफ और पीपीएफ, पीपीएफ के बारे में आगे बताऊंगा। जीपीएफ और पीपीएफ दोनों में जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है ना, वो एनुअल क्लोजिंग पे होती है, और यहाँ पे इंटरेस्ट क्लोजिंग मंथली क्लोजिंग पे होती है। इंटरेस्ट मंथली क्लोजिंग पे कैलकुलेट होता है। रिटायरमेंट में मेच्योरिटी होती है, इसको प्री मैच्योर आप क्लोज कर सकते हैं, पहले क्लोज कर सकते हैं। कब? जब आप जॉब छोड़ देते हैं, 60 दिन के बाद आप उसको क्लोज कर सकते हैं। इसमें विड्रॉल भी कर सकते हैं, आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। जीपीएफ में भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते हैं, पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। मान लो आपने कोई लोन लिया, लोन की रिपेमेंट के लिए आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। आपने घर बनाना है, उसके लिए हाउस बिल्डिंग के लिए पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, उसके लिए आप विड्रॉल कर सकते हैं, या बेटी की शादी के लिए आप पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। ये था ईपीएफ। ध्यान रहे, ईपीएफ में दो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, जीपीएफ और पीपीएफ में सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ पे एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है उतना ही अमाउंट जितना एम्प्लॉय करता है, और हाइयर रिटर्न है। अभी बात करेंगे पीपीएफ के ऊपर। लास्ट टाइम पे पिछला वीडियो जो हमने बताया था पीपीएफ के ऊपर ही बनाया था, एलआईसी की पीपीएफ पॉलिसी वर्सेस नॉर्मल पीपीएफ पॉलिसी। मैं आज नॉर्मल पीपीएफ की बात करूंगा, जो कि मार्केट में पीपीएफ चल रहा है बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में। इसमें कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वो भी कर सकते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉई हैं वो भी कर सकते हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को ईपीएफ में एम्प्लॉय इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे वो जितना भी चाहे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, बाकी फैसिलिटी सेम है, उन्हें वहाँ इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेटर रहेगा। और पीपीएफ में कौन कर सकते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, बिजनेसमैन और जनरल पब्लिक, इंक्लूडिंग हाउस वाइफ। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको मैनेज करती है, वही इंटरेस्ट रेट लगाती है। किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाके आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुला सकते हैं। एनुअल कंट्रीब्यूशन मिनिमम 500 रुपीज़ होना ही चाहिए, और मैक्सिमम एक पैन कार्ड पे आप 1.5 लाख रुपए से ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। एक फैमिली में दो पीपीएफ अकाउंट हो सकते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, तो हो सकता है। जो डिपॉजिट है वो एटीसी के अंडर टैक्स फ्री है 1.5 लाख रुपए तक, वो तीनों के सेम ही है, मेच्योरिटी भी सेम ही है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट है 7.1%। आपको याद होगा जीपीएफ पे भी 7.1% था, लेकिन ईपीएफ पे जो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड था वहाँ पे 8.1% था। वहाँ पे ईपीएफ में मंथली कैलकुलेट हो रहा था, यहाँ पे एनुअली कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट। 15 साल का मिनिमम पीरियड है, लॉक इन पीरियड। 15 ईयर्स तक आपको उसमें इन्वेस्ट रहना पड़ेगा, और हर 5 साल आप बढ़ा सकते हैं, कितने भी 5 साल हो सकते हैं वो, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन आप जब एक्सटेंशन दोगे तो 5 साल की दोगे, और मिनिमम 15 ईयर्स आपको इन्वेस्ट करना ही करना है। इसमें पार्शियल विड्रॉल का फैसिलिटी है, या प्रीमेच्योर आप क्लोज कर सकते हैं, इसलिए बच्चों की हायर एजुकेशन या सेल्फ की हायर एजुकेशन के लिए, या फैमिली में मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसमें पार्शियल विड्रॉल करना है या प्रीमेच्योर क्लोज करना है, तो उसके लिए आप प्रूफ चाहिए कि हायर एजुकेशन के लिए चाहिए या मेडिकल इमरजेंसी के लिए चाहिए। ये है पीपीएफ। लास्ट टाइम मैंने पीपीएफ पे बात की थी कि अगर मान लो कुछ हो जाए, फिर
आप बेड पे पड़ जाएँ फिर। तो मैं चर्चा करूँगा थोड़ी-सी, उसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। इन केस आपने पीपीएफ अकाउंट खोल लिया और आपका एक्सीडेंट हो गया, बेड पे पड़ गए, तो मेजर इंजरी आ गई, आपके दोनों हाथ कट गए, दोनों पैर कट गए, कमर में लग गई, आप उठ नहीं पाते, आपको अटेंडेंट की ज़रूरत है, आप अंधे हो जाते हैं, अटेंडेंट की ज़रूरत है, तो आप पीपीएफ अकाउंट नहीं चला पाओगे, मेडिकल इमरजेंसी हो गई। लेकिन एलआईसी की जो पीपीएफ पॉलिसी है, वो ऐसे समय में आपको बहुत सारे बेनिफिट देती है। वो बेनिफिट लेने के लिए आप मुझे मेरे फ़ोन पे मेरे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9530570636 पे, क्योंकि मैं सब कुछ यहाँ पे नहीं बता सकता। मैं किसको कितना बेनिफिट दिला सकता हूँ एलआईसी की पीपीएफ पॉलिसी से, आप जानने के लिए आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपने इतनी डिटेल में जीपीएफ, ईपीएफ और पीपीएफ के बारे में बताया, इतना तो मुझे भी पता नहीं था। वाक़ई आप फाइनेंशियल टर्म में एक्सपर्ट बना दोगे सबको। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, सबसे मेरा आग्रह रहेगा, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने अंत तक वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा।